विक्रम, पीजीटी अकाउंटेंसी फ्रॉम सूरज स्कूल कोसली। आज की स्पेशल क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, इसका एक अहम रोल है। देखिए, आपको पता ही है गवर्नमेंट ने काफी सारी छुट्टियां ऐसी कर दी हैं जो कि कंपलसरी हैं, स्कूल को छुट्टी करनी पड़ रही है। और उन छुट्टियों के दौरान जो सिलेबस की हैम्परिंग है वो ना हो, इसीलिए ये 20 दिन तक ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उन सभी तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं कि वो क्लास को रेगुलरली अटेंड करें। आप 19-20 बच्चे जितने भी प्रेजेंट हैं, बाकी जो 8-9 बच्चे रह गए जो नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को अटेंड करें, ताकि आप प्रॉपरली क्लास को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और घर पे प्रैक्टिस कर सकें, ताकि जब आप छुट्टी के बाद स्कूल में आए तो आपको दोबारा से इनको समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। और जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू किया हुआ था, जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, ये मैंने आज डीके गोयल सर की बुक से पीडीएफ क्रिएट किया है। उस बुक से ही मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप अपनी बुक रख सकते हैं साथ में अगर चाहें तो, अदरवाइज स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। अब तक जो हमने सीख लिया, मैं आपकी बुक से डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये पता रहे कि आपने अपनी बुक से क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं अब तक। हमने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट हमने सीख लिया है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। दूसरा पॉइंट हम सीख चुके थे, काइंड्स ऑफ कंपनी, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। और इसके साथ मैंने आपको एक एडिशनल पॉइंट डिस्कस किया था, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। इन तीन के बीच में हमने डिस्कशन किया था। साथ ही साथ हमने फिर कुछ ऐसी कंपनी भी देखी थी जो कि लाइबिलिटीज बेस्ड थी। किसी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, किसी की लिमिटेड थी, कोई लिमिटेड बाय गारंटी था। ठीक है। फिर उसके बाद मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स में देखा था कि शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। देन देयर आफ्टर हमने डिफरेंस देखा था प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर में। और हमने ये भी देखा था कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर देयर आर। फिर उसके बाद हमने मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा। और मैंने आपको बताया कि कैपिटल 6 प्रकार की होती है। और उस 6 प्रकार की कैपिटल में हमने बात की थी कि हम इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना सीखेंगे। बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के साथ साथ हमने बात की कि भाई कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाया कैसे जाएगा, उसके फॉर्मेट के बारे में चर्चा की, कैपिटल कैसे प्रेजेंट होगी, उससे रिलेटेड हमने 4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखे, 1 to 4, जो इससे पहले मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिए हैं, वहां से आप इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ फिर हमने कल के एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है। फिर हमने बात की थी इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पर। फिर मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग ओरली डिस्कस किया था। एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक सब्सक्रिप्शन में मैंने आपसे बात की थी कि हम शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश कंसिडरेशन के तौर पे इशू करते हैं, तो आज इसके बारे में एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। एक और टॉपिक हम इसमें देखेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये क्या होते हैं, कैसे इशू किए जाते हैं, है ना, किसको इशू किए जाते हैं, इनमें लॉक इन पीरियड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था इशू ऑफ शेयर एट पार पर कैसे इशू करते हैं, और आज का टॉपिक साथ रहेगा हमारा एट प्रीमियम। साथ ही साथ मेरी कोशिश रहेगी इन्हीं में मैं आप लोगों को ये भी डिस्कस करूं कि कैश बुक अगर बनानी आ जाए, इन क्वेश्चनों के साथ कैश बुक बनानी आ जाए तो आप कैश बुक कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर दोनों तरीके के शेयर, प्रेफरेंस शेयर प्लस इक्विटी शेयर आ जाए, तो उनकी जर्नल एंट्री कैसे मेंटेन करेंगे। और समय रहते, थोड़ा बहुत समय बचा, तो आई विल डिस्कस अबाउट द इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके बारे में भी मैं आप लोगों से थोड़ी चर्चा करूंगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक अगर मैंने चर्चा में लिया, तो ये टॉपिक आपको दो जगह काम आएगा। एक तो आपका इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में, और एक इससे नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, इस चैप्टर में। तो इन दोनों चैप्टर में ये सेम टॉपिक रहेगा। सेम टॉपिक रहेगा तो इसकी वेटेज
काफी बढ़ जाती है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन ये मान के चलिए करीब करीब 4 नंबर का कंफर्म्ड पूछा जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है, तो इसको बड़े अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, क्लियर करना है अपने आप को। चलिए अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम सीधे चल रहे हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में। देखिए यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है। हमने बात की थी इशू ऑफ शेयर के बारे में, जिसमें शेयर्स में भी इशूड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस: फॉर कैश बाय प्राइवेट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, और कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हमने प्राइवेट प्लेसमेंट के मीनिंग को ओरली डिस्कस किया था। आज उसके मीनिंग को एक बार समझ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन भी करेंगे अपनी बुक में, ताकि आपको एग्जाम में यदि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर प्रॉपरली दे पाए। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सेक्शन 42 हमारा एप्लीकेबल होता है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक कंपनी में इशू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर भी एक कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है। समटाइम्स द promoter of the company are confident of raising capital through private sources and contacts। कई बार जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो प्राइवेट सोर्स से या कॉन्टैक्ट से पैसा कलेक्ट करने में अपने आप को एलिजिबल मानते हैं। तो इस प्रकार के केस में कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। तो कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है कि वो उनके शेयर परचेज करे, बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रुप companies, mutual fund companies, non-resident Indians, financial institutions like LIC, UTI, ICICI. When the shares are not offered to the public, कंपनी नीड नॉट इशू ए प्रोस्पेक्टस। ध्यान रखिएगा कि जब कंपनी को आम जनता को शेयर इशू करने की जरूरत नहीं होती, वो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, तो उस कंडीशन में उनको प्रोस्पेक्टस इशू करने की भी जरूरत नहीं होती है। एंड इन ल्यू ऑफ दैट प्रोस्पेक्टस दे कैन इशू स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसके जगह पे वो क्या इशू कर देते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एंड मस्ट फाइल इट विद रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ ईदर शेयर्स और डिबेंचर्स। दोनों के बारे में बात बताई गई है। शेयर या डिबेंचर अगर वो प्राइवेटली प्लेस्ड कर रहे हैं तो 3 दिन पहले एटलीस्ट उनको रजिस्ट्रार के पास अपनी फाइल लगानी होगी कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, तब जाकर वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी, ठीक है, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, दोनों ही कंपनियां कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है और पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। देखिए प्राइवेट का तो एक अधिकार सा है, क्योंकि वो पब्लिक को शेयर इशू करती ही नहीं है, तो पब्लिक के पास भी ये अथॉरिटी है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर पाए। In case of private placement of shares, allotee will not sell their shares for a definite minimum period of at least of 3 years। 3 साल तक वो अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, एंड दिस पीरियड इज नोन एज लॉक इन पीरियड। इस पीरियड को हम लॉक इन पीरियड के नाम से जानते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में लॉक इन पीरियड का एक अहम रोल है। सेक्शन 42 एप्लीकेबल होता है। किन किन को इशू करते हैं उनके एग्जाम्पल हमने स्टडी किए, और अलॉटमेंट करने से 3 दिन पहले हमें अपनी फाइल रजिस्ट्रार के पास लगानी होगी। और प्रोस्पेक्टस हम यहाँ इशू करते नहीं है, तो क्या इशू करते हैं, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर है स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखिए वैसे तो स्वेट का मतलब पसीना होता है, ठीक है, वैसे तो स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना होता है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 54 में। अंडर सेक्शन 54 में क्या होते हैं, ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने जनरली एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को या किसी प्रकार के प्रमोटर को डिस्काउंटिंग प्राइस पर देती है। तो एक कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर एज पर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। स्वेट इक्विटी
शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू एम्प्लॉइज to directors at a discounted price for consideration other than cash for providing know-how or technical skills, making available intellectual property rights. Such shares cannot be resold by the holders within a period of 3 years, and this period is known as lock-in पीरियड। तो इसमें जो मेन मेन बातें आपको समझनी है वो क्या समझनी है, सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होता है, कंपनी किन को इशू करती है ये शेयर्स, एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को, कैसे इशू करती है, डिस्काउंट पर या कंसिडरेशन अदर देन कैश पर, किस पर्पज के लिए, उनकी टेक्निकल स्किल्स को यूज करने के लिए, नो हाउ स्किल्स को यूज करने के लिए, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज करने के लिए, और ऐसे कंपनी के शेयर्स कम से कम 3 साल तक बेचे नहीं जाएंगे, और इस पीरियड को हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ये कुछ बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा बन जाता है, इसलिए ये बातें मैंने मार्क कर दी है। अब उसके बाद अगर बात करें तो कहता है इट इज नोटेड दैट अ कंपनी में इशू sweat equity shares at a price lower than the nominal value of equity share, that is means discount पर entries of sweat equity shares are the same as in the case of other equity shares। जैसे हम नॉर्मल शेयर इशू करते हैं वैसे ही इनकी जर्नल एंट्री पास की जाती है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने है, दैट कंसेप्ट इज एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, शॉर्ट में बोल देते हैं ईसोप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। देखिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होती है, इट इज दैट स्कीम अंडर विच वी आर इशूइंग द शेयर्स टू द एम्प्लॉइज फॉर नॉट लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर मेंटेनिंग और कीपिंग द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक अच्छा एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने से रोकने के लिए कई बार अदर देन कैश कंसिडरेशन के तौर पे कंपनी इनको भी इशू कर देती है, और एम्प्लॉयज को जनरली इशू किए जाते हैं अंडर सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लोज बी के अकॉर्डिंग ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ए कंपनी में ऑफर shares to its employees under a scheme that is known as employees stock option by passing a special resolution at general meeting of the company। And employees stock option means option, it is an option right, not an obligation। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लेगा 1 नंबर के क्वेश्चन में कि जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्कीम होती है, कई बार ये स्कीम के नाम से भी जानी जाती है, तो स्कीम होती है तो वो क्या है, वेयर व्हाट इट मीन्स टू से ऑप्शन, ऑप्शन का क्या मतलब है, ऑप्शन का मतलब होता है इट इज ए राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन। कंपलसरी नहीं है कि आपको एक ले नहीं लेने, एम्प्लॉय के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाते हम, एम्प्लॉय की मर्जी है वो काम करे करे ना करे, और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के बदल भी सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उसको इस प्रकार के शेयर देकर कंपनी में रोका जा सके, वो अपना और समय कंपनी को दे, वैल्यूएबल समय, ताकि कंपनी को किसी प्रकार की कोई स्थिति ना हो। आपने पढ़ा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन होता है, ह्यूमन, ह्यूमन पावर। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन पावर उसके साथ खड़ी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन यदि जमीन पर भी है तो आसमान की बुलंदियों को छू सकता है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन पावर ही उसके अगेंस्ट हो जाए तो एक बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन धराशायी हो सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है। ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉय का होना बहुत जरूरी है, और अच्छे एम्प्लॉय का होना तो बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपको पता है सूरज स्कूल के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉयज बहुत बढ़िया एक एक्सीलेंट कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं बिल्कुल, एकदम उनके साथ एक अटैचमेंट है, तभी तो वो इन जून की छुट्टियों में भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस लिए हुए हैं ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। चलिए, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए इस स्कीम को अगर समझें तो इस स्कीम के अंदर हमने ये एम्प्लॉयज को एक राइट दिया है टू परचेज और सब्सक्राइब अ फ्यूचर डेट। जो ये राइट दिया गया है वो कौन सी डेट के लिए दिया गया है, फ्यूचर डेट के लिए दिया गया है, कि भाई फ्यूचर में हम आपको अपनी कंपनी के कुछ शेयर, कुछ सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटीज ऑफर करेंगे बाय द कंपनी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। वो जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है वो नॉर्मली क्या होता है, लोअर देन मार्केट प्राइस, लोअर देन मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस होता है उससे कम होता है, बट मोर देन इशू प्राइस, मोर देन इशू प्राइस, सॉरी मोर देन फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू होती है एक शेयर की उससे ज्यादा, लेकिन मार्केट वैल्यू से कम होता है, तो वो ऑफर करते हैं which usually is lower than the market price, and the employees
मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड करता है वो इस अधिकार को ले या ना ले। दिस इज अ वॉलेंट्री स्कीम, ये एक वॉलेंट्री स्कीम होती है ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू गिव इट्स एम्प्लॉयज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ताकि वो एम्प्लॉयज को एक फीलिंग दिला सके, एक फीलिंग करा सके कि भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अभिन्न अंग हैं, आप कहाँ छोड़कर जा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप बने रहें। हम आपको फ्यूचर की डेट पर कुछ ऐसे शेयर्स देने वाले हैं जिनका मार्केट प्राइस आज 1,000 रुपए है, लेकिन हम आपको वो केवल और केवल 500 रुपए में ऑफर कर देंगे। आप 5 साल तक हमारे साथ काम करिए, 5 साल के बाद आप ये 1,000 का शेयर हमसे 500 रुपए में परचेज कर ले जाइए। हम आपको ये ऐसा एक ऑप्शन दे रहे हैं, और ये ऑप्शन एक्वायर करना ना करना एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉयज के ऊपर ये इसकी बेसिकली डिपेंडेंसी। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन बोलते हैं। शेयर्स अलॉटेड अंडर दिस स्कीम शैल बी लॉक्ड इन अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, और ऐसे शेयर का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 1 साल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ए अलॉटमेंट। व्हाट इट मीन्स टू से कि भाई यदि अगर मैं ये कहूँ एम्प्लॉइज इन शेयर्स को ले लेते हैं 5 साल के लिए, मान लीजिए वर्किंग करना, ये 5 साल मैंने अज्यूम फिगर लिया है, 2 साल 4 साल 3 साल कुछ भी हो सकता है, अगर इतने साल के लिए वो राजी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो राजी हो जाते हैं कि ठीक है हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे, और हमें आप 5 साल बाद ये शेयर 500 रुपए में दे दें, तो जैसे ही इनको ये शेयर अलॉट किए जाएंगे 5 साल के बाद, इनका अलॉटमेंट होगा, तो उसके 1 साल तक ये इनको बेच नहीं सकते। दे विल बी इन लॉक्ड फॉर मिनिमम फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और इसीलिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्कीम के तहत शेयर इशू किए जाते हैं उनका लॉक इन पीरियड कितना होता है, तो आप बता देंगे बड़े इजी तरीके से, उनका लॉक इन पीरियड होता है 1 साल। और प्राइवेट प्लेसमेंट और स्वेट इक्विटी का लॉक इन पीरियड होता है कितने साल, ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए, कंडीशंस फॉर इशू ऑफ ईसोप। अब अगर बात करें, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन और हमारी रह गई, उसको और पढ़ लेते हैं, दैट इज इन अदर वर्ड्स शेयर्स इशूड अंडर ईसोप कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये इसी की बात के बारे में बात कर रहा था। चलो ये हमने पढ़ ली, समझ ली। आइए आगे चलते हैं, कंडीशंस फॉर इशू ऑफ ईसोप। वो कौन कौन सी कंडीशन है जिन पर हम इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान्स या इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत शेयर इशू करते हैं, तो उन स्कीम में उन कंडीशंस में अगर मैं बात करूं, तो पहली कंडीशन हमारी है दीज शेयर्स आर ऑफ द सेम क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। यानी कि ये ऐसे शेयर होने चाहिए जो हम पहले इशू कर चुके हों। जैसे अगर मैं इक्विटी शेयर इशू के तौर पर देना चाह रहा हूं, तो पहले भी मैं इक्विटी शेयर क्या कर चुका हूं, इशू कर चुका हूं। दूसरा, इनको इशू करने के लिए मुझे एक स्पेशल रेजुलेशन की जरूरत होती है, जो कि कंपनी के द्वारा पास किया जाएगा इस प्रोसेस को इफेक्ट में लाने के लिए। तीसरा, रेजुलेशन मस्ट बी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, रेजुलेशन में बताया गया हो कितने शेयर, करंट मार्केट प्राइस क्या है उनका, एक्सरसाइज प्राइस किसने पर इश्यू कर रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। दिस एक्सरसाइज प्राइस मींस ऑफर प्राइस, इसको बोलते हैं ऑफर प्राइस टू एम्प्लॉइज। हमने ये एम्प्लॉइज को कितने में ऑफर किया है, जैसे मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक शेयर मार्केट में मान लीजिए 1,000 का है, दैट इज करंट मार्केट प्राइस, हम उसको 500 रुपये में उसको दे देंगे, दैट इज ऑफर प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। और उसकी फेस वैल्यू मान लीजिए है 50 रुपए, तो दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। ये सब बातें हमें बतानी होंगी। एंड क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज टू होम सच इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड, हम ये किस प्रकार के डायरेक्टर्स को इशू कर रहे हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम, या किस प्रकार के एम्प्लॉय को इशू कर रहे हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम, ये हमें उसमें मेंशन करना होगा रिजोल्यूशन में, तब हम इनको इशू कर सकते हैं। चौथी कंडीशन क्या है, एट द डेट ऑफ सच ऑफर नॉट लेस देन 1 ईयर ईयर मस्ट हैव elapsed since the company had commenced business। यानी कि जब इस प्रकार के शेयर इशू किए जाए तो कम से कम कंपनी को चलते हुए 1 साल हो चुका हो, कंपनी 1 साल तक वर्किंग में हो, उसके बाद इस प्रकार के शेयर कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर फिफ्थ, कंडीशन नंबर फिफ्थ है द शेयर्स मस्ट बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद सेबी गाइडलाइंस। और ये सब के सब किसके द्वारा इशू किए जाने चाहिए, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इशू किए जाने चाहिए।
ये थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन जिनको आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन मैं आपको, ये टॉपिक मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें से असर्शन रीजन का क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा गया है, और इस बार भी वो हमसे पूछ सकता है। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ईसोप के, क्यों हम ईसोप प्रोसेस को या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम को अडॉप्ट करते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, मेन ऑब्जेक्टिव है इंस्पायर द एम्प्लॉयज टू हैव हायर पार्टिसिपेशन इन द कंपनी, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को क्या कर सकें, मोटिवेट कर सकें, ताकि वो कंपनी में अपना ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, पार्टिसिपेशन शो कर सके। नंबर दो, इट अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, ताकि एम्प्लॉयज को फ्यूचर में एक अच्छा लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि शेयर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, और जो एक लंबे समय के बाद उनको हम शेयर देंगे तो उसके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी, उनको बेचकर अच्छा पैसा ले सकता है। थर्ड वन है, ESOP is means to attract, retain, motivate the good and efficient employees for the company। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसी चीज के लिए हम उनको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, उनको इस प्रकार के शेयर इशू करते हैं ताकि वो बिजनेस में रिटेन्ड रहें, बने रहें, बिजनेस को छोड़कर ना जाएं, बने रहें, और मोटिवेटेड रहें, उत्साहित रहें, प्रोत्साहित रहें कि भाई वो बिजनेस के एक अहम अंग है। ठीक है, और वो ऐसा हम किन के साथ करते हैं, केवल जो गुड और एफिशिएंट एम्प्लॉय होते हैं। रद्दी एम्प्लॉय का हम क्या करेंगे, उसको ई शॉप देकर अपना नुकसान करना है। तो इफिशिएंट, इफेक्टिव एम्प्लॉय के लिए ये स्कीम बनी है, मेरे या आप जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। हम लोग तो निकम्मे हैं एकदम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे एक पॉइंट दिया गया है इसमें, द ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ कंपनी इज बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी। ये केवल उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया गया है जो कंपनी के साथ जॉब है, जिनकी कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट है। हैंस डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी किसी शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपये है, और उसको हम इशू कर रहे हैं 50 रुपए में, किसको, अपने एम्प्लॉय को, जिसको हम बोल देते हैं एक्सरसाइज प्राइस या ऑफर प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस या ऑफर प्राइस। और जो ये डिफरेंस आया है हमारा 50 रुपए का, तो ये जो डिफरेंस है ये कंपनी के लिए एक्सपेंस माना जाता है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस एंड ट्रीटेड लाइक डेफर्ड एक्सपेंसेस। डेफर्ड मतलब जिनको आने वाले, मान लीजिए 4-5 साल के बाद हम ये शेयर किसी को अलॉट करेंगे, तो 5 साल तक ये खर्चे एडवांस में रिकॉर्ड करके और 5 से डिवाइड करके जो पर ईयर एक्सपेंस होगा उसको राइट ऑफ करते हुए चलेंगे, अमोर्टाइज्ड करते हुए चलेंगे। किस बेसिस पर, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए मार्केट प्राइस 100 रुपए है, ऑफर प्राइस 50 रुपए है, डिफरेंस 50 रुपए का आया, तो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस। और इन खर्चों को, मान लीजिए शेयर हम 5 साल के बाद एम्प्लॉय को अलॉट करने वाले हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और हर साल 10 रुपए ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस इनको राइट ऑफ करते हुए चलेंगे, इनको स्टेटमेंट ऑफ P&L से खत्म करते हुए चलेंगे। इनको हम ऐसा क्यों करते हैं, देखिए 5 साल तक इनने इनको क्या रखा है, डेफर्ड रखा है। 5 साल तक क्या रखा है, डेफर्ड रखा है, इसलिए इनको हमने क्या बोला है, डेफर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, और हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक है आपका कौन सा कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट। जी हाँ, प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि जो फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं, ये फ्यूचर में लॉसेज होंगे 5 साल के बाद, ये फ्यूचर के लॉसेज, एंटिसिपेटेड लॉसेज जो हैं, इनको आप एडवांस में रिकॉर्ड करिए, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक्सपेंस माना जाएगा, एंटिसिपेटेड एक्सपेंस है, तो इसको रिकॉर्ड करना है। वो अलग बात है कि 5 साल बाद एम्प्लॉय कहे कि जी हाथ जोड़ ले, मैं तो 4 साल में ही जा रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे दुखी कर दिया, वो एक अलग बात है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन विद इन 5 ईयर से पहले पहले छोड़ देगा, तो उनका ये ऑप्शन, उनका ये राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल, उनको कोई शेयर नहीं मिलेंगे। चलो अपने घर आराम से बैठो। 5 साल तक इसका मतलब एटलीस्ट काम करना पड़ेगा। इट इज एन अज्यूम्ड फिगर, जितने भी साल का कॉन्ट्रैक्ट हम उनके साथ कर रहे हैं उतना आप मान के चलें।
चलिए नेक्स्ट है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जो कि हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था और जिसके बारे में तो हमें रामायण महाभारत सब करनी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारा 6 नंबर का एक बड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, जिसमें ऑप्शन भी आता है सेम चैप्टर से। यानी कि इस चैप्टर से एक 6 नंबर का क्वेश्चन 101% इस टॉपिक का इस चैप्टर से आता है। इसमें जो थोड़े छोटे 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 टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे, उनको मिलाकर एक पहाड़ जैसा क्वेश्चन, जो कि दिखने में पहाड़ जैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में जब उसको सोल्व करने लगेंगे तो वो छोटी सी चींटी बन जाएगा हमारे लिए, और उसको हम इजिली क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। चलिए मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। स्टेप्स बता रहा है कि कंपनी पब्लिक कंपनी शेयर्स को जब इशू करती है तो उसे कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन रिसीव करेगी, देन वो अलॉटमेंट्स करेगी, और उसके बाद वो कॉल्स मांगेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि हाँ, आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कॉल्स नहीं बोल सकते। हाँ जी बिल्कुल, दीज आर नॉट द कॉल्स। ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की। एंड दीज आर द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट, जिनको हम कॉल्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉल्स कहते हैं। तो कॉल्स केवल यही होती हैं जहां लिखा होता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फाइनल कॉल। इनको हम कॉल्स बोलते हैं। ये इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। देन हम शेयर्स अलॉट करते हैं तो अलॉटमेंट मनी मिलती है। तो प्रोस्पेक्टस हम इशू करके चलते हैं सबसे पहले। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, प्रोस्पेक्टस को मुझे डिफाइन करने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इट इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक to purchase its share. It describes the profitability and soundness of the business of the company to the attract inviting public investing public. It contains the following information. इसमें क्या क्या जानकारी होती है, इसमें कंपनी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है, उसका नेम एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, नेम एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, objects of the company, risk involved in issue of share, consent from SEBI, Securities Exchange Board of India, authorized, issued, सब्सक्राइब्ड, इन सारी कैपिटल के बारे में यहाँ लिखा होता है। कितने शेयर कंपनी इशू करेगी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इशू ऑफ शेयर क्या है, सब बताएगा ये हमें। उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। अब कोई भी व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा, प्रोस्पेक्टस परचेज करेगा, इसका कुछ परचेज प्राइस पेड करेगा, और इस प्रोस्पेक्टस के अंदर होगा एक एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म होगा, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग फिल करेंगे। और उस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस फॉर इस शेयर। क्या है ये, कि एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन मनी होती है वो 25% ऑफ इशू प्राइस, ध्यान रखिए 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। या फिर या फिर फेस वैल्यू का 5%, इससे कम नहीं होनी चाहिए। देखिए कई बार एग्जाम में आ जाता है 25%, कई बार आ जाता है 5%। तो 25% किसके अकॉर्डिंग है, एज पर सेबी गाइडलाइंस, एज पर सेबी गाइडलाइंस, ठीक है। और 5% जो है एज पर कंपनी एक्ट है, एज पर कंपनी एक्ट है। ये बातें आप नोट कर ले कहीं पर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो 25% से कम एप्लीकेशन मनी नहीं होनी चाहिए। अगर कम है तो ऐसी कंपनी उन शेयर्स को नहीं मांगा सकती। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जरूर पूरी होनी चाहिए हमारी। अगर मान लीजिए 25% से कम प्राइस है, तो एटलीस्ट वो फेस वैल्यू का 5% तो होना ही चाहिए। तो उस कंडीशन में हम अपनी एप्लीकेशन मनी मांग लेंगे, रिसीव कर लेंगे। अमाउंट ऑफ सच एप्लीकेशन मनी must be deposited by the public in a scheduled bank, or the name of company's scheduled bank is also mentioned in the prospectus। वो भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए कि पैसा कहाँ जमा होने वाला है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी ये चेक कर सके कि कंपनी के पास 90% एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन आया है या नहीं। अगर कंपनी के पास 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया
तो कंपनी ऐसे शेयर्स पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, और जितना भी पैसा एप्लीकेशन पर आया है वो सारा पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो उसके बाद जैसे कंपनी इस बात को चेक कर लेगी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव कर लिया, तो कंपनी शेयर्स को क्या कर देगी, अलॉट कर देगी। After the last date fixed the for receipt of application money expires, the bank send all the application to the company, and the directors of the company cannot proceed to allot shares unless minimum subscription mentioned in the prospectus has been received by the company as per SEBI guidelines। एज पर सेबी गाइडलाइन, ये सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, जो कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन आना कंपलसरी है। अब इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में दो चार बातें आप अंडरलाइन करें, नोट करें, जो भी आपको ठीक लगे वो करें। जैसे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 39(1) में डिफाइन किया गया है किस एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। किन की गाइडलाइंस लगी हैं इसके ऊपर, सेबी की गाइडलाइंस लगी हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स द कंपनी कैन नॉट अलॉट एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी टू पब्लिक अनलेस द अमाउंट ऑफ स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज द minimum amount has been subscribed and the sums payable on application for the amount so stated have been received by the company। यानी कंपनी के द्वारा वो पैसा प्राप्त कर लिया गया हो, कम से कम इतना, तब हम इशू करते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, amount which is opinion of the directors, in the opinions of the director, minimum to be raised by issue of shares so as to provide for the following requirement। और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना कंपलसरी क्यों है, इन फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों हमें कम से कम 90% सब शेयर्स के सब्सक्राइब होने का इंतजार करना पड़ेगा, ताकि आप ने जो शेयर्स या जो भी चीज पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी है उसको पेड कर सकें, उसका पेमेंट आप जो है इस प्राइस में से कर सकें, क्योंकि कंपनी के ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिनमें अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर वगैरह शामिल होता है, तो इनकी पेमेंट टाइमली की जा सके। फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी मनीज बोरोड बाय कंपनी फॉर द अबव पर्पज, और इन प्रकार के शेयर को इशू करने के लिए यदि कंपनी ने कोई पैसा उधार लिया है तो उसकी रिपेमेंट की जा सके। फॉर वर्किंग कैपिटल, कंपनी की वर्किंग कैपिटल के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको चलाने के लिए हमें इस प्रकार के पैसे की जरूरत होती है। अब कंपनी की जो गाइडलाइंस है, सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट फिक्स की गई है कितनी, 90%। और ये कहा गया है कि सेक्शन 39(3) में कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो इस बात को आप जो है कहीं ना कहीं लिख लें, कहीं ना कहीं लिख लें कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कब मिलना चाहिए, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इफ द कंपनी फेल्स, यदि कंपनी क्या हो जाती है, फेल्स हो जाती है टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन द सेड पीरियड, कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड एंटायर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न विद इन, इसको भी आप नोट कर लें, विद इन नेक्स्ट 15 days। एंड इफ देर इज एनी डिले, अगर किसी प्रकार का कोई डिले होता है इन रिफंड ऑफ सच अमाउंट बाय मोर देन 15 days, यानी 15 दिन का तो टाइम दिया है कंपनी को वापस करने का, लेकिन अगर इससे ज्यादा डिले होता है तो कंपनी सेल बी लाइबल टू रीपे इट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर annum फॉर डिलेड पीरियड। ओ माय गॉड, आप इसको अंडरलाइन कर ले, 15% इंटरेस्ट जो है वो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पेड करेगा। से अगर मान लीजिए कंपनी ने 1 अप्रैल 2024 को प्रोस्पेक्टस इशू किया, तो इसके विद इन 30 days, विद इन 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के पास एटलीस्ट 90% शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आना कंपलसरी है। और अगर ये नहीं आता है तो नेक्स्ट 15 days के दौरान, 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को एप्लीकेशन का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के वापस किया जाएगा। लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा टाइम ले लिया तो जो एक्स्ट्रा डेज लिए गए हैं, एक्स्ट्रा पीरियड लिए गए हैं, उस एक्स्ट्रा पीरियड का इंटरेस्ट पेड किया जाएगा 15% पर annum की रेट से बाय द कंपनी। ऐसा इस 15% के बारे में बात लिखी गई है, इस बात को आप समझ गए होंगे, होप सो।
आपको ये बातें ध्यान रहनी चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच अलॉटी विल बी इशूड शेयर सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबल नंबर ऑफ शेयर। और अगर 90% सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो सबको हम शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर है तो अलॉटमेंट शुड बी मेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर। इसके बारे में मैं कल चर्चा कर चुका था, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, कॉल्स का पैसा मांगना स्टार्ट करते हैं। कॉल्स का पैसा टू मेक द कॉल्स। फिर कॉल्स कैसे मांगी जाती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से हम कॉल्स को मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग मस्ट बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हमारी कॉल्स मांगनी कंपलसरी होती है। इन द अब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ, अंडरलाइन दिस पॉइंट ऑल्सो। ये जो टेबल एफ है, अगर हमारे पास ए ओ ए नहीं है तो ए ओ के नहीं होने की कंडीशन में, अगर ये नहीं है तो इसके नहीं होने की कंडीशन में टेबल एफ के प्रोविजन लगाए जाएंगे। शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, शेड्यूल 1 में दिया गया है कंपनी एक्ट 2013, इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और उसके प्रोविजंस क्या दिए गए हैं, उन प्रोविजंस के बारे में एक बार समझ लें। दीज प्रोविजंस आर the amount to be called up by either on application or allotment or any of the one call shall not exceed 25% of total quantum of share। यानी जितने भी शेयर आपने इशू किए हैं तो उनके 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। shall not exceed any amount on share shall be fully called up within a period of 12 months। और जितना भी शेयर का पैसा है वो 12 महीने के अंदर अंदर फुल्ली पेड अप हो जाना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तीसरा, देयर मस्ट बी एन इंटरवल फॉर एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन द मेकिंग ऑफ टू कॉल्स। यानी कि अगर कॉल्स मांगते हैं तो कम से कम 1 महीने का गैप उनके बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एटलीस्ट 14 डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल। और कम से कम 14 दिन का नोटिस हमें देना कंपलसरी है किसी शेयर होल्डर को कि अपना पैसा पेड करें। और ये 14 डेज का नोटिस फाइनल नोटिस माना जाता है। इसके बाद अगर वो पैसा नहीं देते तो शेयर्स को क्या कर लिया जाता है, कल हमने डिस्कस किया था, शेयर्स फॉरफिट कर लिए जाते हैं, फॉरफीचर हो जाता है उनका। नेक्स्ट है, कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस एंड ऑल शेयर्स विद इन द सेम क्लास ऑफ द शेयर्स। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ए कॉल लेटर मस्ट बी स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ कॉल, मोड ऑफ रिमिटिंग मनी, एड्रेस टू विच कॉल मनी इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट एंड लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग द मनी। ये सारी बातें हम उसमें मेंशन करके चलते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट था इसलिए मैंने आज इस क्लास को उठा लिया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके बेस पे तो मैं कहता हूँ हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेता है और 100% आता है। और यही वो कारण होता है कि बच्चा कई बार थ्योरेटिकल कंसेप्ट को खुद से नहीं पढ़ता। टीचर कहता रहता है थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए, लेकिन बच्चा ना तो पढ़ता ना ही कोई डाउट पूछता। इसलिए मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे थियोरेटिकल कंसेप्ट करवाना पड़ा। और करवाने के पीछे रीजन भी यही था कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझे, नोट करें। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर टर्म्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताइए। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, वेरी वेरी गुड। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस क्या कहेंगे इन्हें हम, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, उन इनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन कंपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस ऑन दिस डॉक्यूमेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। ड्यूटी पेबल ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, ये कौन से खर्चे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। इन केस ऑफ कंपनी हैव बीन फॉर्म टू परचेज रनिंग बिजनेस, द फीस चार्ज बाय अकाउंटेंट एंड वैल्यूअर वैल्यूइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर दैट बिजनेस इज टू बी नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट, जितने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं दे आर टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम।
जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम में से हम इस पैसे को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं है, देन वी यूज द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। दम हम किसका यूज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक था हमारा। लीजिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो बात मैंने अभी बताई है ना, ये उसी के बारे में है। As per AS 26, Accounting Standard 26 के अकॉर्डिंग preliminary expenses are to be written off in the year in which they are incurred। यानी वो सेम ईयर में, जिस भी साल में वो occurred हुए हैं, उसी साल में क्या कर देंगे, उनको राइट ऑफ कर देंगे। They should be written off first from security premium account and in its absence from the statement of P&L in the same year। ये बातें मैं ऊपर बता चुका हूँ, आपको लिखित में प्रमाण चाहिए था इसलिए मैंने पढ़वा दी। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैंने कल आपसे बात की थी कि शेयर्स को इशू करने की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। तो शेयर्स को इशू करने की एंट्रीज में हमने एप्लीकेशन मनी के रिसीविंग की बात की थी, कि पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर हम शेयर्स को अलॉट करते हैं, तो इस पैसे को ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। और फिर उसके बाद हम अलॉटमेंट मनी क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट मनी क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ये एंट्री किस चीज की दे दी भाई, कोई बताए मुझे। बेटा कल मैंने आपको टॉपिक बताया था एक ओवर सब्सक्रिप्शन का, और मैंने आपको ये समझाया था कि अगर किन्हीं शेयर्स को, किन्हीं शेयर्स एप्लीकेशन होल्डर को आप रिजेक्ट कर देते हैं, तो भाई उसका पैसा रखकर हम क्या करेंगे, उसका पैसा रखकर क्या करेंगे, खामा खा ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। और हम तो क्या हैं, बनिया कैटेगरी से हैं। यानी जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं वो सारे एक प्रकार से बनिया कैटेगरी के लोग माने जाते हैं, क्योंकि वो उसी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा उनको रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर कोई किस शेयर होल्डर को, जिसको मान लीजिए किसी ने 1000 शेयर मांगे और मैंने कहा था कि हमने उसको 800 शेयर दे दिए, तो उसके 200 शेयर का जो एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, तो उसको फर्दर ऑन हम या तो अलॉटमेंट पर यूज कर लेंगे, या फर्स्ट कॉल पर चला जाएगा, या फाइनल कॉल पर चला जाएगा। पहले अलॉटमेंट, बचा तो फर्स्ट कॉल, फिर बचा तो फाइनल कॉल, और फिर बचा तो आखिरी में जाके उसको रिफंड करते हैं। लेकिन जिनको शेयर दिए ही नहीं, तो उनको तो रिफंड साथ साथ कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमने अलॉटमेंट मनी क्या की थी, ड्यू की थी। अलॉटमेंट मनी हमारी ड्यू हो गई थी, और अलॉटमेंट मनी को फिर हमने क्या कर लिया था, रिसीव कर लिया था। फिर हमने कॉल्स का पैसा मांगना स्टार्ट किया था, कॉल्स का पैसा मांगा और कॉल्स का पैसा रिसीव कर लिया। ठीक है, कॉल्स का पैसा क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। ऐसे हम सारी कॉल्स का पैसा मांगेंगे और रिसीव कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुल कल 8 एंट्रीज बताई थी, और 8 एंट्रीज के साथ साथ आपसे डिस्कस किया था एक एंट्री शेयर इशू एक्सपेंसेस की। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री आप उसमें प्लस कर लें, क्योंकि खर्चा होता है तो ये डेबिट हो जाएंगे, और इनकी एंट्री बैंक से पेमेंट हो जाएगी। तो कल हमने एक इलिस्ट्रेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉरी डिस्कस किया था। आज मैं इशू ऑफ शेयर एट पार का एक इलिस्ट्रेशन आप लोगों को पढ़वा देता हूँ। आपने हो सकता है ये कर भी लिया हो। Pawan Limited invited application 50,000 share of 10 each payment were to be made as follows: 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on final call। ये जो पैसा इस तरीके से मांगा गया, सारे शेयर अप्लाइड हो गए थे। इनकी जर्नल एंट्री आपको प्रिपेयर करनी थी। यहाँ पर लेजर बनाने के लिए भी कहा गया है, तो पहले क्वेश्चन में आप लेजर बनाकर देख लें, कैपिटल की प्रेजेंटेशन करके देख लें, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज आगे हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ लिखा है शेयर इशू एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो 20,000 रुपए हुए हैं। साथ ही साथ 4,000 शेयर हमने प्रमोटर को भी इशू कर दिए हैं। जब आप प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं, तो उसको बोलते हैं अदर देन कैश, अदर देन कैश। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए हम इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है। तो आपने जर्नल एंट्री कर ली होंगी, ये सारी जर्नल एंट्री आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। वही 8 एंट्री हमारी जो हमें करनी चाहिए थी, ये आपकी बुक में गिवन है, वहां से आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपका बैलेंस शीट बना के दिखाई गई है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे
इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम की, और इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस करके कुछ जर्नल एंट्रीज पे देखेंगे, अदरवाइज थ्योरेटिकल कंसेप्ट करके क्लास को वाइंड अप करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार इसका क्वेश्चन आता है कि प्रीमियम का यूटिलाइजेशन किस किस पर्पज के लिए होता है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसको आप 12 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए, 11 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो मोर देन फेस वैल्यू में इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम। ठीक है। और जब भी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 एज पर कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। और इस प्रीमियम के पैसे को हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, कहां पर? इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाकर चलते हैं। तो इससे पहले वाली हेडिंग जो मैंने बताई थी वो कौन सी थी? शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद ये दूसरी हेडिंग आ जाएगी रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इनकी मेजर हेडिंग क्या है हमारी? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस दो सब हेडिंग होती है। आइए देखते हैं कि किस किस पर्पज के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ये कुछ पर्पजेज हैं जिनका क्वेश्चन खूबी एग्जाम में आता है, और कई बार कंफ्यूजन में रहता है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक यूटिलाइजेशन तो मैंने आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ाते वक्त बताया था कि जितने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से। अगर नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम तो स्टेटमेंट ऑफ पी पे जाते हैं। दूसरा, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन पेड टू और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर आप देखिए इस बात को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट पर शेयर तो इशू किए नहीं जाते, हाँ डिबेंचर पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसके लिए बात आप यहाँ शामिल कर सकते हैं। फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर क्या होते हैं? बोनस शेयर्स होते हैं जिनको हम विदाउट एनी प्राइस इशू करते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, इन द लीव ऑफ देयर डिविडेंड। डिविडेंड अगर कई बार नहीं दे पाते तो उसके बदले में हम इनको ये शेयर इशू कर देते हैं, और सारे शेयर को इशू करने का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से जाता है। नेक्स्ट है फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। जब डिबेंचर्स को फ्यूचर में अगर पेड करना पड़े प्रीमियम पर, या प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करते हैं प्रीमियम पर, तो उस लॉस की कंपनसेशन भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से कर सकते हैं। साथ ही साथ बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर अदर देन सिक्योरिटीज पर सेक्शन 68 में जो सिक्योरिटी बताई है उनके अलावा यदि हमें अपने शेयर खुद खरीदने पड़े तो भी हम क्या करते हैं? मार्केट में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करके इनको कैंसिल करते हैं। इससे रिलेटेड अगर मैं एंट्री की बात करूं तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, वो भी इलिस्ट्रेशन नंबर 6 करने के लिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए। क्या ये होमवर्क है आपका? क्या ये होमवर्क है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो अगर एप्लीकेशन पर कहे तो एप्लीकेशन पर लगा दें, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट पर लिया जाएगा। मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया था जब डिबेंचर का एक टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया था कि बाय डिफॉल्ट प्रीमियम हम किस पे लगाएंगे? अलॉटमेंट पे लगाएंगे। तो उससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप देख लें, बुक से कर लें, ये आपका होमवर्क रहेगा। और आज की क्लास को इसी होमवर्क के साथ मैं पोज करता हूँ, अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए एंट्री करें। थैंक यू वेरी मच। आप क्लास को लीव कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।